This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। मंडे है और मंडे को आपने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन और रकम किया और फ्राइडे की क्लोजिंग आपको याद होगी जो क्लोज फ्राइडे को हुआ सेकंड सेशन में, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई। ऑलमोस्ट 39,900 के करीब KSE 100 इंडेक्स क्लोज हुआ और उसी वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज सुबह जो आगाज़ होगा फर्स्ट सेशन में मार्केट बूम देगी और ऑफकोर्स यही हुआ कि 100 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया और मार्केट 40,000 के करीब आ गई। अगर मैं आज सुबह से आपको बताऊं तो हमने 10:30 बजे के करीब देखा कि 172 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और एक वॉल्यूम बना 40,098 का। उसके बाद दिन गुजरता गया। सेकंड सेशन के स्टार्ट में आपने देखा कि 1:30-2 बजे के करीब 169 पॉइंट्स का दोबारा इजाफा हुआ और जिसमें जो वॉल्यूम आया वो 40,095 का आया। बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस चलता रहा फ्लोर पर और जब मार्केट क्लोज हुई जो मार्केट हमने देखी KSE 100 इंडेक्स जो क्लोजिंग आज आई हमारे पास वो 40,023.02 आई, जिसमें 96.32 का इजाफा देखने में आया। अब बात करेंगे KSE 30 इंडेक्स की। KSE 30 इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई वो आई 22,820.72, जिसमें 49.38 का हमने इजाफा देखा। KSE 100 इंडेक्स में और KSE 30 इंडेक्स में दोनों में आपने देखा कि पॉजिटिव चेंज आया। बात करेंगे ऑल शेयर इंडेक्स की। ऑल शेयर इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई वो आई 26,857.98, जिसमें हमने देखा कि 65.30 का इजाफा हो गया। ये तो सारी बात हो गई KSE 30 की और KSE 100 की और ऑल शेयर इंडेक्स की। Now let's talk about the volume million shares. So we have a look for KSE 30 इंडेक्स का जो वॉल्यूम हम देखेंगे वो देखेंगे 107.77 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स KSE 30 का रहा। KSE 100 का 182.31 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स। ऑल शेयर जो रहा वो 389.08 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स। ये तो हमने वॉल्यूम की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज। तो ओवरऑल कंपनीज वी हैव ऑब्जर्व टुडे दैट इज 417 कंपनीज। देयर इज इंक्लाइन और इंक्रीज इन 230 कंपनीज, देयर इज डिक्लाइन और डिक्रीज इन 166 कंपनीज and there is no change in 21 companies, they are still neutral. Now let's talk about the top volume leaders of the companies. सबसे पहले अगर बात करें कि टॉप वॉल्यूम लीडर की तो के इलेक्ट्रिक 49.73 मिलियन शेयर्स, बाइको पेट्रोलियम 22.56 मिलियन शेयर्स, पेस पाकिस्तान लिमिटेड 18.88 मिलियन शेयर्स, सुई नॉर्दर्न गैस 16.45 मिलियन शेयर्स, बैंक ऑफ पंजाब 16.40 मिलियन शेयर्स। आपने देखा होगा कि इसमें नया नाम बैंक ऑफ पंजाब का अपने टॉप वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से आया है। अगर आप पिछले एनालिसिस पे जाएं जो कि पिछले टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे तो ऑलमोस्ट रिपीटेशन है उन कंपनीज़ की जो अपने टॉप वॉल्यूम के हिसाब से बेस्ट रहीं, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब को हमने देखा कि उसने टॉप वॉल्यूम लीडर्स में अपनी एक जगह बनाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी शेयर प्राइस। टॉप गेनर्स कौन से हैं आपको बताएं कि म्यूरी बीरवी में आपने देखा कि 52.41 के शेयर प्राइस का इजाफा हुआ। सर्विस इंडस्ट्री लिमिटेड में 49.53 का इजाफा देखने में आया। हिनो पार्क मोटर्स में 45.54 का इजाफा देखा। सेनोफी एवेंटिस में 39.99 का हमने इजाफा देखा। खैबर टोबाको में 22 का हमने इजाफा देखा। ये तो वो कंपनीज हो गई जो टॉप गेनर्स रहीं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज कंपनीज दोज आर एक्चुअली लूजर्स ऑफ देयर शेयर प्राइस। नाउ लेट्स टॉक बाटा पार्क -99.99, विद पार्क लॉस 85, कॉलगेट पामोलिव 65, नेस्ले पार्क 50, टंडीवाला शुगर -15। ये तो सारे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए मैंने आपको जो टॉप लूजर्स रहे, लॉस में रहे उनकी कंपनीज का शेयर प्राइस। आज प्रोग्राम में हमें शामिल किया है एहसान साहब हैं, बेहतरीन इकोनॉमिक्स हैं और प्रोफेसर भी हैं जो तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, खुसूसन उनकी एक्सपर्टीज़ इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। एहसान साहब, आज फ्लोर हमने देखा कि बहुत अच्छा रहा और जो बाइंग एंड सेलिंग चलती रही और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आई और आज चाइना के हिसाब से भी जो है वो हमने देखा कि चाइना की जो है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव CPEC के हवाले से आए और प्राइम मिनिस्टर ने एक खिताब भी सुबह में किया। सबसे पहले आप मुझे आज के KSE का जो 100 है वॉल्यूम के बारे में बताएं, आपको क्या देखते हैं इसको? पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर के CPEC के हवाले से अगर देखा जाए तो इसको इस पूरे खित्ते में एक तरह का गेम चेंजर समझा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि
इकॉनमी में, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डोमेस्टिक इकॉनमी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी मोबिलाइज़ करने का बायस बन सकता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आएंगी। तो सिलसिला अमूमन होता क्या है कि जब ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट मुल्क में आती हैं, डोमेस्टिक मार्केट से चैनलाइज होकर इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट होकर मुल्क में जब आ रही होती है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी देखने को आता है। और ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर के मुकाबले में के बारे में ये मार्केट पे एक मस्बत असर डालती है। पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त आप देखिए कि अगरचे के पॉलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें जो है इतनी बेहतर हमें नज़र नहीं आ रही, इस वक्त रिलेटिवली जो है अनस्टेबल हैं। कुछ सियासत के हवाले से चीज़ें हमें ऐसी नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल हम उसे स्मूथ नहीं समझ रहे। कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो सीपेक के हवाले से पाकिस्तान की इकॉनमी पर उसके मस्बत असरात एक्सपेक्टेड हैं और उसमें हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस किस्म की पॉलिसी कंसिस्टेंसी का मुजाहरा किया है, तो वो जो है एक खुशाइंद सूरत हाल है। और उसके ख़ास तौर पर ये जो कमिटमेंट का देना कि सीपेक को जो है वो गिवन टाइम पीरियड में जो असाइन इसका टाइम है उसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर दूसरा ये कि इसको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत वो दोनों भी ऑन पेज हैं, एक ही पेज, सेम पेज पर हैं। और सबसे बढ़कर जो बेहतर सूरत हाल इसके हवाले से है कि ये सीपेक का जो मंसूबा है वो इस किस्म का मंसूबा है कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से किसी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ना सिर्फ ये कि एतराज़ नहीं है बल्कि वो जो है सबसे अच्छी बात यह है कि एक इत्तेफाक राय हमारी तमाम सियासी जमातों में पाया जाता है इस प्रोजेक्ट के गेम चेंजर होने के हवाले से। तो इसके पॉजिटिव असरात तो हमें देखने को मिल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे स्टॉक मार्केट पर भी इसका एक मनफी असर आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर जो है बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ये समझता हूँ कि इसका बिहेवियर जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग हुआ करता है। अगर चीज़ें आगे बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं तो इसका एक मस्बत असर आता है। और पिछले प्रोग्राम में आप ही के साथ हमारी आपकी जो है मुश्तरका ये एक प्रोडक्शन थी कि अगस्त में ही स्टॉक मार्केट हमारा 40 का जो बेंचमार्क है वो उसको क्रॉस कर जाएगा। और आज भी हमने देखा कि 2 मरतबा ये 40 के बेंचमार्क को क्रॉस करने के बाद ये आज भी ये +40 जो है वो क्लोज हुआ है। तो इसके मस्बत असरात तो हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पर। इकोनॉमिकली तो आपने बात कर ली कि सीपैक का बहुत अहम रोल है जिसकी वजह आज जो है स्टॉक मार्केट पे बराह रास्त पड़ रही है। और जो मनसूबाबंदी वज़ीर आज़म साहब ने की है कि अगले और सालों में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और लगेंगे, उनमें भी डेवलपमेंट होगी। एक बात तो ये हो गई। सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से मैं बात करूँगा आपसे, आपका उसमें क्या कहना है? खबर आई है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी इम्पोर्ट 92 रिसर्च ऑक्टेन नंबर्स, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखें, ऑयल मार्केटिंग के हवाले से अगर आप देखें ना तो ऑयल की प्राइसेस के हवाले से आपको अब भी ग्लोबल आउटपुट भी स्टेबल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वहाँ पर फ्लक्चुएशंस तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन प्राइस कम हो रही है। जी, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखिए ना तो वहाँ पर आपको ऑयल प्राइसेस में अच्छी खासी फ्लक्चुएशन नज़र आएगी और डाउनवर्ड प्रेशर नज़र आएगा। और जाहिर है कि जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो रही होती है तो उसका एक बराह रास्त इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे मस्बत सूरत में आता है। जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जाहिर है उनके लिए तो ये कोई मस्बत डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि जिनके टोटल इम्पोर्ट बिल में ऑयल का शेयर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए जो है एक मस्बत सूरत हाल इमर्ज होती है और इसके वजह से इकॉनमी पे मस्बत असरात देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे सिनेरियो में कि जिस वक्त हम जैसे हमारे मुल्क में जो है वो एनर्जी क्राइसिस बड़ा सीवियर था, इस वक्त ये एक तरह की ब्लेसिंग हमारी इकॉनमी को मिल गई थी। अगरचे कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने वक्तन फ़वक्तन इस ब्लेसिंग को
अपनी क्रेडिट बनाने की कोशिश की है, वरना ये एक तरह का विंडफॉल है, यानी इत्तेफाकी सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को एक मस्बत सूरत हाल देखने को मिली है और उसके जो है वो हमारी इकॉनमी पे ओवरऑल मस्बत असरात आए हैं। लेकिन अब भी इन द शॉर्ट टर्म मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो जब तक ये ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर किसी एक मुत्तफ़िका नतीजे तक नहीं पहुंचते, उस वक्त तक मुझे ये स्टेबल सूरत हाल नज़र नहीं आती। एहसान साहब, दो बातें करूंगा आपसे ऑयल के प्राइसेस को लेकर। एक बात तो ये कि ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं ऑयल की, उन पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि अगर इन्फ्लेशन अगर कम होते हैं तो इन्फ्लेशन पे कितना असर आएगा? देखिए, पहले सवाल की तरफ आते हैं कि सिलसिला ये है कि हमारे जो कंट्री की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर तो इसका मनफी असरात आते हैं कम होने से। जी, कम होने से। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि होता यह है कि अमूमन किसी भी कंपनी को जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेंट्रीज तो मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो जाहिर है कि वो इन्वेंट्रीज उसने रिलेटिवली हायर प्राइसेस पे परचेज़ की है और ओवर टाइम जो है प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में जो है उनके प्रॉफिट्स पे इसका मनफी असर पड़ता है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है इन कंपनीज को जो एक प्राइसेस के कम होने से इनका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स है उसके बढ़ने से एक मस्बत असर पड़ता है। ठीक है। तो इन दोनों को देखना यह होता है कि क्या टोटल वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि टोटल रेवेन्यू जो है ऑयल कंपनीज के जो हैं वो बढ़ गए हैं, या ये कि ओवरऑल जो है वो शेयर प्राइस का देखते हैं आप? अच्छा, शेयर प्राइसेस का जाता है, ऑयल सेक्टर की शेयर प्राइसेस। देखिए, शेयर प्राइसेस का ताल्लुक तो जाहिर है कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से तो बराह रास्त है और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। कम होने से कितना? लेकिन अगर ऑयल की कीमतें कम होती हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पर इसके मनफी असरात अगर आते हैं तो शेयर प्राइसेस पे उसके प्रेशर आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी में उसके इजाफा होता है तो यकीनन उनकी प्राइसेस बढ़ने का भी चांस है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफे की एक ही वाहिद सूरत ये है कि प्राइसेस के कम होने से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो बढ़े और उनके टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ऑयल की, वो अमूमन कम देखने में आती है कि ऑयल कितना ही महंगा हो जाए लेकिन इतनी नेसेसरी आइटम है ये कि आप उसको जो है बेसिक आइटम के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी कम हो जाए तब भी आप अमूमन जो है इसका बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि भाई आप एक आप कार चलाते हैं और अमूमन आपका ऑयल का एक कंजप्शन है, महंगा हो जाएगा तब भी उसमें 19-20 ही फर्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो नहीं। एहसान साहब, पैसे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हाँ, यकीनन आप देखिए ना, दूसरी कमोडिटीज़ के साथ तो ऐसा नहीं है। सही है। वहाँ पर तो ये है कि अगर उनकी प्राइसेस डबल हो जाए तो शायद आपकी उसकी कंजप्शन को आधा कर लें, ठीक है ना, लेकिन ऑयल की कंजप्शन को आधा करना मुमकिन नहीं होता। और इसी तरीके से अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए तो मैं सारा टाइम जो है अपनी जॉब छोड़कर और जो है गाड़ी में घूमना तो शुरू नहीं कर दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ऑयल की, ये नेसेसरी आइटम होने की वजह से ये बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा अगर कम होगी तो उसके जो है मतलब टोटल रेवेन्यू पर जो है इजाफे की उम्मीद ज़रा कम है। लेकिन अगर इजाफा हो जाए, मैं मशरूत बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इजाफा हो जाए तो फिर उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो फिर उनकी शेयर प्राइसेस पर इसके मस्बत असरात आएंगे। ठीक है, ऑयल की तो हमने बात कर ली। एहसान साहब, अब बात करेंगे स्टील मिल्स के हवाले से। बड़े ज़्यादा क्राइसिस हमने देखे, पूरी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, कितना ज़्यादा कंज्यूमर उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है और जो हम देख रहे हैं सूरत हाल स्टील सेक्टर की, उसका आप कहाँ देखते हैं, क्या समझते हैं? किन इकोनॉमिकली मैं आपसे बात करूँगा, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोफेसर हैं, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहली बात ये कि स्टील की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही, उस पर पहला बेसिक क्वेश्चन मेरा है कि उस पर इकोनॉमिकली क्या फ़र्क आ रहा है? देखिए, सिलसिला ये है कि जिस वक्त इकोनॉमीज़ ग्रोथ रेट शो कर रही होती, तो अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें 4.7% का, तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है।
और सीपेक का के प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपकी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो बूस्ट मिलेगा। तो उससे सीमेंट तो जा रहा है आगे। सीमेंट और स्टील की कंजप्शन में उसमें इजाफा होगा, लेकिन इसके बावजूद हम देख ये रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील की परफॉर्मेंस जो है वो मनफी है और उसमें हमें रोज़ बरोज़ हालात अबतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये सेक्टर जो है ये दरअसल गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अमूमन ये होता है कि जिस इरा में हम रहते हैं तो फ्री मार्केट इकॉनमी में सूरत हाल यही होती है कि अगर चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही होंगी तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही होंगी। और पाकिस्तान स्टील है, पीआई है, पाकिस्तान रेलवे है, इनकी मिसालें हमारे सामने हैं कि ये बहुत बड़े बड़े हमारे मुल्क के इदारे हैं, बल्कि मैं तो इनको स्ट्रेटेजिक एसेट समझता हूँ। ख़ुसूसन स्टील मिल को स्ट्रेटेजिक एसेट होने के बावजूद जो हैं ये हमें जो है एफिशिएंटली काम करते हुए नज़र नहीं आए। और इसकी वजह जो है जाहिर है कि इसका गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी ऑनरशिप का होना है। अगर यही स्टील मिल या इससे छोटे भी प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, उसकी परफॉर्मेंस में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज की परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान स्टील की परफॉर्मेंस से देखा जाए तो ज़मीन आसमान का वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल। और इस परफॉर्मेंस में फ़र्क की बुनियादी वजह जो है ऑनरशिप का फ़र्क है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो बिजनेस फर्म्स हैं वो अमूमन। एहसान साहब, एक सवाल बेसिक और है स्टील मिल्स के हवाले से, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि स्टील मिल्स जो है प्राइवेट हो जाना चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए? देखिए, असल में सिलसिला तो ये है कि बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स का काम जो है वो बिज़नेस चलाना नहीं होता, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का के हवाले से तो इसको गवर्नमेंट सेक्टर में होना ही नहीं चाहिए इस किस्म की प्रोडक्टिव चीज़ों को। नहीं एहसान साहब, गवर्नमेंट लेकिन अब जबकि ये है और आप अगर पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट देखिए तो उस बजट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा पोर्शन तकरीबन जो है ये 500 बिलियन रुपीस जो हैं वो हमारे ये लॉस मेकिंग इदारों की तरफ चले जाते हैं। तो इस हवाले से तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को के पास तो इसकी ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी बिजनेस एंटिटी की, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि अब हम इसे प्राइवेटाइज किस तरीके से करते हैं, उसकी मॉडलिटीज़ क्या होती हैं और उसकी वजह से क्या गवर्नमेंट को उसकी वो प्राइस मिल सकती, फेयर प्राइस मिल सकती है या नहीं। तो इस हवाले से सवालात माजी में उठते रहे हैं और यही वजह है कि एक मरतबा ये प्राइवेटाइज हो चुका है लेकिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इसको रिवर्स बैक कर दिया। गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया ना बीच में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। एक सवाल मैं आपसे और कर रहा हूँ स्टील मिल्स के हवाले से। हमने देखा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं सारे ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, सीपैक के हवाले से भी मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से मनसूबाबंदी हो रही है रोडों की और डिफरेंट चीज़ों की, सीमेंट का यूजेज रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टील का वो नहीं आ रहा, जिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, वो तो आप क्या समझते हैं हमको जो सीमेंट है स्टील जो है बाहर से मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि ये तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे? देखिए अभी भी जो है वो इतनी क्यूरीज आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सीमेंट को स्टील को लेके बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, अगर फौरी नौयत की ज़रूरियात अराइज होती तो हमारे पास से चीज़ों को इंपोर्ट करने के अलावा कोई सूरत बाकी नहीं बचती। लेकिन ये जस्ट एक इमरजेंसी सिचुएशन और अर्जेंसी को एड्रेस करने के लिए की हद तक तो ठीक है, वरना सिलसिला ये है कि चीज़ों को मुल्क के अंदर ही प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर हम सारी चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि फिर हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है स्टील को लेके। नहीं तो देखिए ना, अगर छोटे प्रोजेक्ट स्टील मिल जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक ज़माने में इसके बारे में कहा जाता था कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील मिल है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इनएफिशिएंटली काम कर रहा है खत्ते में, जहाँ पर स्टील मिल पाकिस्तान स्टील मिल है वहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है एम्प्लॉयज़ को और तमाम तर चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, एक ज़माने में जो है वो इसके लॉसेस जो हैं वो तकरीबन मीट कर लिए गए थे और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन फिर से वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो बुनियादी वजह उसकी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका होने की वजह से इनएफिशिएंसी होना है। अब इसमें
दो हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर लिया जाए, ठीक है, और इससे जो प्रोसीड्स आए हैं उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि स्टील मिल की ऑनरशिप तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहे, इसकी मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर से आप एक्सपर्ट्स को लेकर आइए और एक्सपर्ट्स के ज़रिए से इसको चलाया जाए। देखिए अमूमन होता, देखिए हमारे पास क्या, ये जब मैं ये अर्ज़ करता हूँ ना कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है इनएफिशिएंट होता है, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर जो लोग होते हैं या मैनेजरियल पोजीशन पर जो लोग होते हैं वो अमूमन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो है इकोनॉमी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो हमें प्रोडक्टिव कामों के लिए किसी की इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है। तो वो तो हमें ज़ाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से हुकूमतें चलाई जा सकती हैं, बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि इन बिल्ट उसमें फ्लॉ यह है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ मेड फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। उनका काम तो किस बात का डर है, खदशा है गवर्नमेंट को, क्यों प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहा है इतना बड़ा इदारा? ये क्या मतलब नेक नियति अगर होनी चाहिए, आपसे मामलात नहीं सही हो रहे तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स के पास, गवर्नमेंट्स जो हैं वो जब तक अपनी जगह पर मौजूद हैं उस वक्त तक उनके पास इतने पावर्स और इख्तियारात होते हैं कि जिस किस्म का भी काम वो करना चाहे, अगर विल मौजूद हो तो वो कर सकते हैं। ये विल की कमज़ोरी की बात है कि आप जो है वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, वरना अगर विल मौजूद हो तो जाहिर है कि हमारे सामने ऐसी दुनिया भर से मिसालें हैं कि विल अगर मौजूद है तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, प्राइवेटाइज इसको किया जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में रखते हुए इसकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन विल हमें जो है इस हवाले से वो देखने को कम मिलती। दूसरे ये है कि हर हुकूमत की हमने जो है वो तरजीहात में देखी हैं और उन तरजीहात में कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक गवर्नमेंट आई है, उसकी तरजीहात कुछ और हैं और उस डायरेक्शन में सिमत में काम करना शुरू किया है। जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसकी तरजीहात कुछ और होती है और जो है वो कंसिस्टेंसी हमें पॉलिसीज में देखने को नहीं मिलती। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक पर आने के बाद मैं आपको कुछ टर्नओवर्स बताऊं कुछ सेक्टर्स का कि क्या रहा आज का टर्नओवर। तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल बैंक का है जो आया है 35,436,400 और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 33,890,000। और उसके बाद पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 53,752,300। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का 32,51,400। कमर्शियल बैंक का मैंने आपको बता दिया। केमिकल का मैं आपको बताऊं 24,1,72,160। सीमेंट का मैं आपको बताऊं 25,14,08,700। ये वो सेक्टर्स हैं जो माशाल्लाह बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं डेली की बेसिस पर। और इन लोगों में इन सेक्टर्स में आपस में ही जंग लगी हुई है कि कौन ज़्यादा टर्नओवर करता है। तो बड़ी खुश आइन और बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। छोटे सेक्टर्स हैं जिनको आपको पता है कि ज़्यादा वो उनका रेवेन्यू भी नहीं है, ज़्यादा शेयर भी नहीं है, तो उनके हिसाब से कोई इतनी चेंजेस नहीं है। मैंने आपको वो सेक्टर्स बताएं जिनका टर्नओवर आज ज़्यादा रहा। सर सीपैक के हवाले से हम एक डिस्कशन और करेंगे जी। अब शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर एक मीटिंग की है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारी गवर्नमेंट में बहुत बेहतर हुआ, जो बात हकीकत है। और आगे हमें बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है स्टॉक एक्सचेंज में, जिस तरीके से माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कुछ कंपनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि और आने वाली हैं। एनर्जी सेक्टर के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही। एक बात ये हो गई। फॉरेन रिजर्व की प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी। आपको क्या लगता है कि फॉरेन रिजर्व हमारे इस वक्त कहाँ पर हैं और उसमें कितनी बेहतरी आएगी? बिकॉज उसी से मुल्क की आपको सालमियत का और सारे मामलात का पता लग रहा होता है कि कहाँ पर आपका कंट्री खड़ा है। देखिए, जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ताल्लुक है तो वो ऑल टाइम हाई पर तो हम मौजूद हैं। वजह उसकी जो है वो ये है कि अगर आप देखिए तो गुज़िश्ता 3 सालों में जो है इकॉनमी में इनफ्लोज़
रिसोर्सेज के इन्फ्लोज में ग्रेजुअली इजाफा हुआ है। उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सूरत हाल जो है वो हमारी इकोनॉमी में बेहतर है, ठीक है ना। और उसका एक फ़ायदा जो है वो इकोनॉमी को ये हुआ है कि हमारा एक्सचेंज रेट उसकी वजह से स्टेबल सही मौजूद है, ठीक है। तो ये अब आइंदा सीपेक के हवाले से इस चीज़ को हम किस तरीके से देखते हैं, तो होगा ये कि सीपेक को अगर आप देखिए तो इसमें 46 बिलियन डॉलर्स का जो ये प्रोजेक्ट है सीपेक्स का, इसमें से 34 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एड्रेस होंगे, वो डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर के में एक तरह का बूम हमें देखने को मिलेगा, और जो हमने गुज़िश्ता 5-6 सालों में सीवियर किस्म के एनर्जी क्राइसिस, माजरत आपकी बात रुकूंगा, ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक सर। सीपैक के हवाले से एनर्जी सेक्टर पे हम बात कर रहे थे जी, कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि देखिए कि ये जो 46 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, इसमें से 34 बिलियन डॉलर्स जो है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स एनर्जी सेक्टर। और हमारी इकोनॉमी ने गुज़िश्ता 5-6 सालों में जितना सीवियर इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस देखा है, वो उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा आप इस एस्टिमेट से लगाइए कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में अगर इस एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर लिया जाता तो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में 2 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हो जाता है। यानी इस वक्त जब हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 4.7% है, ये बढ़कर 6.7% यानी अराउंड 7% हो जाता है, और ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ग्रोथ रेट होता है इकोनॉमी के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हम इस जो है माइलस्टोन को तय नहीं कर पाए। अब जब ये सीपेक कंप्लीट हो जाएगा तो इसने 2 बुनियादी हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस किया है। सबसे बढ़कर ये, सबसे पहले तो ये कि एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने की तरफ ये एक माइलस्टोन है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमारे यहाँ पर एनर्जी का ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो है ये इसके जो रेस्ट ऑफ द बजट है 46,000 के जो है उसमें से अराउंड 12 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एड्रेस होंगे टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब ये 2 अहम तरीन शोबे इकोनॉमी के एड्रेस होंगे इस सीपेक प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक, तो उस वक्त सूरत हाल ये इमर्ज होकर हमारे सामने आएगी, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का बाइस बनेगी। और जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है दुनिया भर से हमारी इकोनॉमी की तरफ आ रही होगी तो यकीनन एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, और उसके यकीनन इस सेक्टर की परफॉर्मेंस पे मस्बत असरात हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वक्त तक चूँकि एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह मौजूद था, उसकी सीवियरिटी ओवर टाइम कम होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े अच्छी एक एफर्ट की है और उसके मस्बत असरात हमें देखने को मिल भी रहे हैं। लेकिन ओवर टाइम जो है ये प्रॉब्लम मुझे रिज़ॉल्व होता नज़र आ रहा है, क्योंकि पहली मर्तबा किसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि मुल्क में कौमी सतह पर एक इत्तेफाक राय हमें देखने को मिल रहा है। वरना अमूमन ये होता है कि मुख्तलिफ आरा मौजूद होती हैं और उसकी वजह से सियासी जमातों में जो है वो पॉलिसी कंसेंसस नहीं होता, और एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद दूसरी गवर्नमेंट आके उसको अमूमन बंद कर देती है। सबको एक पेज पे इसलिए आना पड़ रहा है बिकॉज ये प्रोजेक्ट सब देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही है, ये यकीनन आप पाकिस्तान की जो माशी तारीख़ है उस पर एक निगाह डालें तो मैं ये समझता हूँ कि ये अहम तरीन हमारी माशी तारीख़ का अहम तरीन प्रोजेक्ट है, और इसको बजा तौर पर जो है गेम चेंजर समझा जा रहा है। तो यकीनन इसके हमारी इकोनॉमी पे मस्बत असरात आएंगे। और ये अलग करम है कि पिछले दिनों इस पर कुछ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हमें देखने को मिले थे, तो वो हमारी अस्करी क़यादत के एक किरदार अदा करने की वजह से, देखें आप पाकिस्तान में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि जहाँ कहीं भी सियासी जमातों में इत्तेफाक राय नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में हमारे अस्करी क़यादत को एक रोल किरदार प्ले करना पड़ता है, और उनके इस किरदार की वजह से हम तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आता हुआ देख रहे हैं। और उसकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट
ऐसा लगता है कि मोरलेस अपने जो अलोकेटेड टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसके पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान की इकॉनमी के जीडीपी ग्रोथ रेट पर बड़े मस्बत किस्म के असरात देखने को हमें मिलेंगे। नेशनल सेविंग की मैं बात करूंगा, नेशनल सेविंग रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इसको आप क्या देखते हैं? देखिए सिलसिला क्या है कि आपने शुरू में फॉरेन रिजर्व की भी बात की जी, देखिए सूरत हाल क्या है कि अगर आप इसके पीछे जो हार्डकोर इकोनॉमिक थ्योरी है उसको देखिएगा, तो जब कभी भी आपकी इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ रही होंगी तो यकीनन उन सेविंग्स को आपने कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, तो उसकी वजह से लोनेबल फंड्स में की तादाद में इजाफा हो जाएगा। यानी सेविंग्स की या लोनेबल फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट पर उसका मनफी असर आएगा, यानी इंटरेस्ट रेट डिप्रेस होगा। ठीक है ना। IMF के इंस्टॉलमेंट से फर्क तो नहीं पड़ा इस पे, अगर उसको लिंक देखें हम उसका? देखिए IMF के इंस्टॉलमेंट्स का ताल्लुक जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ है। ठीक है। लेकिन हम जब नेशनल सेविंग की बात कर रहे होते हैं तो नेशनल सेविंग में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स होती हैं और दूसरा गवर्नमेंट्स की सेविंग्स होती हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान में टोटल नेशनल सेविंग्स जो हैं वो अमूमन जो है वो अराउंड गुज़िश्ता एक अशरे से हमें 13% के करीब फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी की रिक्वायरमेंट मैं ये समझता हूँ कि हमारी नेशनल सेविंग को जो है वो 20% प्लस होना चाहिए, इसलिए कि इकॉनमी में आपके ग्रोथ रेट और इकॉनमी में खुशहाली का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपके यहाँ सरमायाकारी किस शरह से होती है और सरमायाकारी किसी भी तरह की हो उसने फाइनेंस द्वारा हमारी सेविंग से ही होना होता है। तो हमारे यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट रेट को कम होता हुआ देख रहे हैं तो उसकी वजह जो है नेशनल सेविंग का बढ़ना नहीं है। ये तो हार्डकोर इकोनॉमिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ पर होता है जहाँ पर मार्केट मैकेनिज़्म को अलाउ किया जाता है, जो है वो मार्केट के ज़रिए से इंटरेस्ट रेट को या वेजेस को या दूसरे फैक्टर्स के रिटर्न्स को मुतय्यन करने का मामला है। लेकिन हमारे यहाँ तो जाहिर है कि हम एक एक्टिव किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं और सेंट्रल बैंक हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी वजह से जो है वो इकॉनमी के अशारियों को मद्देनज़र रखते हुए अमूमन इंटरेस्ट रेट का तयन करता है। बिल्कुल। तो हमें जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिला है और आज पाकिस्तान में जो है डिस्काउंट रेट बहुत कम सतह पर आया है और उसकी वजह से जो है वो हमें मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिला। आपने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी, आप इकोनॉमिकली बहुत जानते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि अगस्त के पहले जो है, अगस्त स्टार्ट होने से पहले जुलाई के एंड में की मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी इम्पोज की गई थी इसहाक डार साहब की जानिब से। उसमें आपको कितनी चेंजेस लगी कि वो बेहतर थी आने वाले इन दिनों के लिए? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कुछ खातिर ख्वाह हमने डेवलपमेंट नहीं देखी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। देखिए ना कि बुनियादी तौर पर तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट होना है और इनिशिएट होना है सेंट्रल बैंक की तरफ से। बिल्कुल। ठीक है ना। इसहाक डार साहब जो है वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और जबकि पाकिस्तान में क्लेम गवर्नमेंट की तरफ से ये किया जाता है कि हमारा सेंट्रल बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से मुबर्रा है, लेकिन यकीनन दर पर्दा गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उस पर होगा। तो ये किसी यकीनन होगा। मेरा ख्याल ये है कि अभी हमारे इदारे इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि वो जो है वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से बाहर रहकर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। लेकिन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट के तयन के सिलसिले में जिस किस्म की ये परफॉर्मेंस दी है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट तो अमूमन ये चाहेगा कि हमेशा उसका ये मुतालबा होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। अब ये कम होते होते ग्रेजुअली जो है 5.75% पर डिस्काउंट रेट हमारा आ गया। इससे कम करना जो है मेरा ख्याल है कि सेंट्रल बैंक के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स के लिए मुमकिन नहीं है। वजह उसकी मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, ख़ुसूसन रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उसकी वजह से लोग सेविंग्स के करना छोड़ देंगे। एक चीज़ ये ठीक है। और दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप अगरचे कि सेंट्रल बैंक अमूमन तो
ठीक से प्रेडिक्ट करता है कि नियर फ्यूचर इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा। सही। लेकिन प्रोडक्शन होती है 100%, उसमें एक्यूरेसी का होना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह से होगा ये कि इंटरेस्ट रेट आपकी इकॉनमी में मनफी भी हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट मनफी हुआ तो आपकी इकॉनमी से रिसोर्सेज का आउटफ्लो शुरू हो जाएगा। और रिसोर्सेज का अगर आउटफ्लो शुरू हो गया तो ऐसी सूरत में ये जो आपको एक्यूमुलेटेड आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सही, इस पर एक प्रेशर आएगा। और बहुत ज़बरदस्त बात एहसान साहब आपने फॉरेन रिजर्व की यहाँ से लिंक कर दी कि शुरू में जो आपने बात की थी आपने उसको मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंट से कर दी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और प्रोग्राम PSX में हमें शिरकत करके तमाम तर चीज़ों से आगाह किया। इंशाल्लाह दोबारा आपके प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिकली आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताई। कुछ पॉलिसीज़ की हमने बात करी, खसूसन स्टील मिल किन क्राइसिस का शिकार है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेस हैं, सर ने प्रोग्राम में डिस्कस किए। फ्लोर आपने आज देखा स्टॉक एक्सचेंज का, माशाल्लाह बाइंग एंड सेलिंग अच्छी रही, पोटेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। कल भी हम अच्छी एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।